नमस्कार। कल मैंने आपको दिल्ली की एक घटना बताई जिसमें एक व्यक्ति ने अनिल नाम के एक व्यक्ति को अपने कमरे में, जब वो आया तो उससे पूछा क्या खाओगे, उसने कहा मटन खाएंगे। वो गया, मटन खरीद कर लाया, मटन बनाया। उसके बाद खूब शराब पी, मटन रोटी खाई और उस 30-35 साल के आदमी ने उससे कहा कि अभी रुक जाओ, तुमको मुझे सज़ा देनी है। अपनी नानचक ले आया, जो मैंने बताया था कि दो लकड़ियों या दो स्टील के रॉड के बीच में वो चेन सी लगी होती है। नानचक ले आया और नानचक से उसने उसकी गर्दन को धीरे धीरे कसना शुरू किया। जब वो निढाल हो गया तो उसके सर को अपनी गोद में रख के उसके गले को रेतना शुरू किया। फिर एक चापड़ ले आया, चापड़ से 4-5 बार करके उसके गले को, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर उसके बाद उसे पैरों से उसे तोड़ के एक बड़ी टोकरी में रख के और तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर 2-2:30 बजे रखाया। उसके बाद जब पुलिस को सूचना हुई तो फिर इंस्पेक्टर को फ़ोन करके कहा कि उस लाश का क्या किया। फिर उसके बाद कहा कि तुम्हारी हिम्मत हो या मैं चैलेंज करता हूँ, तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। 2003 में भी मैंने तुम्हारे यहाँ एक लाश फेंकी थी, तुम उसमें भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। और ये घटना जो मैंने कल बताई थी ये 19 अक्टूबर 2006 की थी। रात में 10 बजे ये उसका आगमन हुआ उस आदमी के घर। उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास वो लाश लेके निकला, इंजन वाली रेहड़ी के साथ। ख़राब हो गई, मंदिर पे खड़ा किया और उसके बाद फिर सिर पे उस टोकरी को रख के डीटीसी की बस से गया और तिहाड़ के गेट नंबर 3 के बाहर एक पीसी होटल के बाहर उसने रख दिया और टेलीफोन करके बता भी दिया कि लाश रखी है, जाकर ले आओ। ये मैंने आपको कल तक बताया था। पुलिस के पास सिर्फ उसके हाथ में गुदा हुआ नाम अनिल, दूसरे हाथ में शिव और एक बिच्छू जैसा, इसके सिवा पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। जिन 2 जगहों से इंस्पेक्टर्स को फ़ोन किया गया था उसमें एक तो शराब पिए हुए था, उसको कुछ भी याद नहीं था। तिलक नगर वाले ऑपरेटर ने बताया कि हाँ एक आदमी आया था, एसेंट से वो बिहार का लग रहा था, 12 रुपये दिए और फिर चला गया। उसे ये कहा गया कि तुम देख के पहचान सकते हो। उसने कहा साहब फ़ोटो दिखाइए, मैं पहचानने की कोशिश करूँगा। यहीं पर वो समाप्त हो गया। उसके 6 महीने बाद तारीख थी 24 अप्रैल 2007। जगह वही दिल्ली की हैदरपुर बादली गांव की गली नंबर 2। रात के 9 बज रहे थे। मकान नंबर 155 से चिकन पकने की महक आ रही थी। अनिल का कातिल मौजूद था और उसने उस दिन के गेस्ट या उस दिन जिसके लिए उसने मटन पकाया था उससे बोला कि उपेंद्र चिकन पक चुका है, चलो खाते हैं। उपेंद्र फौरन थाली लेकर आ गया। दोनों ज़मीन पर बैठ गए, चिकन रोटी खाई, फिर बातें करने लगे। अचानक वो आदमी उठा और बोला रुको, अभी आता हूँ, तुम्हें सज़ा भी देनी है। सज़ा देनी है ये सुनते ही उपेंद्र हंसने लगा। और जब तक वो मटन बनाता था इस बीच में दोनों बैठ के शराब पीते थे। पहली घटना में भी जो 6 महीने पहले हुई थी उसमें भी दोनों ने बैठ के छक के शराब पी थी। और जब उपेंद्र जोर जोर से हंसने लगा तो वो आदमी एक मोटी रस्सी लेकर आया। उसने उपेंद्र के हाथ पैर बांधे। तब भी उपेंद्र हंसता ही रहा, उसने विरोध भी नहीं किया। उसने कहा कितना मजाक करते हो भैया। उस आदमी ने कोने पड़े हुए अपने झोले से वही नानचक निकाला जो उसने अनिल के समय में निकाला था। उसमें उपेंद्र के गर्दन को फंसाया। उपेंद्र चीखने लगा और कहा छोड़ दो, ये सब क्या कर रहे हो। वो पूरी ताकत से नानचक को खींचता रहा। उपेंद्र की आवाज़ धीरे धीरे थमने लगी और वो जमीन पर पैर पटकने लगा। थोड़ी देर में उसका छटपटाना बंद हो गया। उस शख्स ने नानचक निकाल कर एक कोने में फेंका और गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उठा और दूसरे कमरे से वही चापड़ या दरांती जिसे कहते हैं वो ले आया। उपेंद्र का सिर फिर पहले की तरह ही अपने गोद में रखा
और धीरे धीरे उसका गला रेतने लगा। खून के फव्वारे निकलने लगे और पूरे कमरे में खून ही खून हो गया। ये प्रोसेस होते होते पहली बार की तरह ही रात के 12 बज गए। थोड़ा सुस्ताने के बाद वो उठा, एक झोले से बड़ा सा गड़ासा निकाला और उसके गर्दन पर, उपेंद्र की गर्दन पे 2 या 3 बार ही किए होंगे कि गर्दन धड़ से अलग हो गया। फिर दोनों हाथ और पैरों को भी उसने गंडासे से काट लिया। यानी अब लाश के 6 हिस्से हो गए थे, 4 तो हाथ पैर के, 1 धड़ का और 1 सिर का। अब इस कातिल ने उपेंद्र का सिर प्लास्टिक के कपड़े और अखबार से लपेटकर एक झोले में रख लिया। दोनों हाथ और दोनों पैर भी प्लास्टिक के पेपर और कपड़े में लपेटकर एक गत्ते के डिब्बे में भर दिया। फिर दूसरे कमरे से एक और गत्ता और डिब्बा ले आया। बिना हाथ पैर और सिर वाले बचे हुए धड़ को भी उसने बोरी, कपड़े और अखबार से लपेटकर उस गत्ते में ठूंस दिया और ऊपर से कस कर रस्सी बांध दी। अब सवाल है कि पहली बार भी उसे गत्ता मिल गया, टोकरी मिल गई और बोरी मिल गई खाली, उसके घर में क्यों थी? इस सवाल का जवाब भी विवेचक ही विवेचना के दौरान निकाल पाया था। अब कातिल एक बाल्टी लेकर आया, बाल्टी भर पानी लेकर आया, उससे पूरे कमरे को साफ किया। सुस्ताने के बाद हाथ पैर धोया और दूसरा कपड़ा पहन लिया। जो कपड़े उसने उस समय मारते समय पहने थे उसको बाल्टी के पानी में भिगो दिया। धीरे से कमरे का गेट खोला, अगल बगल देखा कोई नहीं है। फिर तुरंत उसने सिर कटा वाला झोला और बाकी दोनों गत्ते अपने उस इंजन वाली रेहड़ी पर रख लिए। दरवाजे पर ताला लगाया और रेहड़ी लेकर हैदरपुर बादली की तरफ निकल पड़ा। 4 किलोमीटर दूर रास्ते में पीतमपुरा के पास बाबा रामदेव मंदिर पड़ा। उसने रेहड़ी रोकी और गत्ते के डिब्बे से कटा हुआ बायां पैर निकाला। उसे एक प्लास्टिक में डालकर मंदिर के बाहर लगी ग्रिल पर टांग दिया। एक पैर बाहर से ही उसने हाथ जोड़ा और रेहड़ी लेकर फिर चल पड़ा। अब वो 30 हजारी कोर्ट के पास पहुंच गया। गत्ते के डिब्बे से एक हाथ निकाला और जजों की एंट्री एग्जिट गेट के पास उसे लटका दिया। रात के 3 बजे। तारीख मैंने वही बताई, 24 अप्रैल 2007। फिर उसके बाद दूसरा हाथ निकाला और कोर्ट की बिल्डिंग के बगल में फेंक दिया। एक तो जजों की एंट्री एग्जिट वाले गेट पे टांगा, दूसरा कोर्ट की बिल्डिंग के बगल में फेंक दिया। अब वो रेहड़ी लेकर फिर से तिहाड़ के गेट नंबर 3 के पास पहुंचा। लाश वाले गत्ते का डिब्बा उठाया और इधर उधर देखने लगा। धीरे से जेल के गेट के सामने डिब्बे को सरका दिया और गाजियाबाद की तरफ चल पड़ा। रेहड़ी में अब भी कटा सिर और एक पैर रखा हुआ था। गाजियाबाद में घुसते ही उसने सुनसान झाड़ियाँ देखी और वहीं पर उस कटे हुए सिर और पैर को फेंक दिया। लौटते समय ISBT कश्मीरी गेट के पास उसने बाकी के हिस्से जो बचे हुए थे वो उनको फेंक दिया यमुना नदी में। सिर को फेंक दिया। गाजियाबाद में उसने एक पैर निकाल कर फेंक दिया था जंगलों में और सिर को ले आया ISBT के पास यमुना नदी में। कटा हुआ सिर उसने फेंक दिया। सुबह ठीक 8 बजे हरिनगर थाने पर फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, जिसने फ़ोन किया था उसने थाने में जिसने उठाया उसको बताया कि उस लाश का तो तुम कुछ नहीं कर पाए थे, उसके हाथ पर अमित लिखा हुआ था, एक चिट्ठी भी थी। इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ा हूँ, एक और लाश तोहफे में भिजवा रहा हूँ, ये कॉल करके बताया। लाश तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर रखी हुई है। अब मुझे पकड़ कर दिखाओ, देखता हूँ दिल्ली पुलिस वालों में कितना दम है। ये बात उससे हो ही रही थी कि होशियार सिंह तुरंत उन्होंने फ़ोन पकड़ लिया और वो गुस्से में लाल होकर बोले कि छोड़ूंगा नहीं, जिस दिन पकड़े गए खाल उधेड़ दूंगा। इतने में ही उधर से फ़ोन करने वाले शख्स ने फ़ोन काट दिया। होशियार सिंह से पहले भी ये बात हुई थी, जब 6 महीने पहले
एक लाश मिली थी टोकरी में। होशियार सिंह समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो फौरन 2 कांस्टेबल लेकर तिहाड़ के गेट पर पहुंचे। जेल के गेट नंबर 3 के पास तेजी से पहुंचे और इस बार भी उसी जगह पर गत्ते का डिब्बा था जहां 20 अक्टूबर 2006 को लाश वाली टोकरी रखी थी। रस्सी की गांठ इस कदर बंधी थी कि खुल नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी आया और बोला, क्या हुआ, रस्सी नहीं खुल रही है सर। कांस्टेबल बोला, हाँ चाकू लेकर आओ। उस आदमी ने जेब से चाकू निकाला और डिब्बे की रस्सी काट दी। हंसते हुए बोला, लो पेश है जी, ये वर्ड उसने कहा। तब तक इन्वेस्टिंग ऑफिसर जो पहले 20 अक्टूबर 2006 वाली लाश के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सुंदर सिंह, वो भी आ गए। कांस्टेबल ने लाश बाहर निकाली, देखा कि न सर है, न हाथ है, न पैर है, सिर्फ धड़ से कमर तक की बॉडी है उसकी, बस। कुछ घंटे बाद एसएचओ को फ़ोन आया, 30 हजारी कोर्ट के बाहर 2 कटे हुए हाथ और हैदरपुर बादली के रामदेव मंदिर के बाहर एक कटा हुआ पैर निकला है। 24 दिन बाद फिर अब देखिए ये घटना हो गई और हाथ अलग मिला, पैर अलग मिला, कोर्ट की एंट्री एग्जिट गेट में मिला, कोर्ट के बगल में मिला, मंदिर के ग्रिल वाले गेट पर मिला और फिर उसके बाद तिहाड़ के गेट नंबर 3 के सामने वो गत्ता जिसमें सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं थे, वो मिल गया। होशियार सिंह को फ़ोन भी आ गया और उनसे वही बात कि अभी उसको 20 अक्टूबर वाली लाश में कुछ नहीं कर पाए हो, इसमें कुछ करना हो तो करके दिखा दो। कुछ घंटे बाद जब ये सारी बॉडी के पार्ट्स इकट्ठा हुए तो इकट्ठा करके, लेकिन सिर नहीं था, इकट्ठा करके इन सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये बात हुई आपकी 2 अक्टूबर की बात मैंने पहले पार्ट में बताई और उसके बाद फिर मैंने बताया 24 अप्रैल की। अब आई 17 मई 2007, रात के 11 बज रहे थे। हैदरपुर के उसी कमरे में हट्टे कट्टे कातिल ने दिलीप नाम के लड़के से कहा, चलो आज पार्टी करते हैं। वही सेम डायलॉग। दोनों ने शराब पी, मटन ले आया, मटन बनाया और फिर मटन खाया। खाने के बाद उस हट्टे कट्टे आदमी ने, उस 30-35 साल के आदमी ने दिलीप से पूछा, मेरे दोस्त की फ्रेंड के साथ तुम्हारा चक्कर है क्या? दिलीप बोला, नहीं चक्कर तो नहीं है, लेकिन हम दोनों बहुत दिन से दोस्त हैं और हम दोनों का बहुत पहले से संबंध है। अच्छा ठीक है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा जो पहले 2 बार इसी तरह कह चुका था और ये कहा कि तुम्हें भी सजा देनी पड़ेगी। दिलीप हंसते हुए बोला कि भैया पिछली बार भी आपने ऐसा ही कुछ कहा था। पिछली बार की याद दिलाई, तब भी उसने कहा था कुछ सज़ा देनी पड़ेगी, फिर लिटाया, हाथ पैर बांधा, फिर कहा चलो अच्छा ठीक है तुम्हें छोड़ते हैं, ऐसी गलती दोबारा मत करना। दोबारा फिर आया, फिर मटन खाया, फिर शराब पी, फिर मटन रोटी खाई और उसके बाद फिर उसने कहा कि तुम्हें सज़ा देनी है। वो झोले से नान चक ले आया, पहले दिलीप का हाथ पैर बांधा। वो उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने कहा जैसा पहले इसने किया था वैसा ही कर रहा होगा। फिर नान चक से फंसाकर उसकी गर्दन तोड़ दी। कुछ देर तड़पने के बाद दिलीप शांत हो गया। उस शख्स ने लाश के कपड़े फाड़ कर फेंक दिए, झोले से दरांती निकाला और बड़ा फरसा निकाला और फिर लाश की गर्दन काटी, फिर हाथ पैर काटे। इस बार कातिल ने गुप्तांग भी काट दिया। आराम से लाश के टुकड़ों को गत्ते के अलग अलग 3 डिब्बों में भरा और गुप्तांग के गत्ते को छोटे डब्बे में पैक कर दिया। कमरे से 2 पन्ने ले आया, वो कॉपी ले आया, उसमें से 2 पन्ने लिखे और उसे फाड़ा और गत्ते के उस डिब्बे में रख दिया जैसा उसने पहली बार किया था। रख दिया और इंजन वाली अपनी रेहड़ी पे लादा और तिहाड़ जेल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में किशनगंज के नाले के पास उसने दोनों पैर फेंक दिए। फिर 30 हजारी कोर्ट के पास रुका, गत्ते से दोनों हाथ और गुप्तांग वाला डिब्बा निकालकर स्टेट बैंक के गेट पर रख दिया। अब तिहाड़ की तरफ, बिल्कुल तिहाड़ के नज़दीक आ गया था, तिहाड़ की तरफ चल पड़ा। सुबह के 4:30 बजे वो तिहाड़ के गेट नंबर 1 के पास पहुंच गया। गत्ते का एक डिब्बा वहां रखा और चल दिया।
रास्ते में यमुना नदी दिखी, उसमें दिलीप का सिर फेंकते हुए वापस हैदरपुर बादली लौट आया। थोड़ी देर में हरिनगर थाने का फ़ोन बजा, फिर वही आवाज़ आई और कहा, 1 नंबर गेट के पास लाश पड़ी है, जाकर देख लो। 2 पुलिस वाले हाँफते गिरते पड़ते गेट नंबर 1 के पास पहुँचे। इस बार गत्ते के डिब्बे में जो लाश निकली उसमें न सिर था, न पैर था और न ही गुप्तांग था। लाश के धड़ के पास 2 पन्नों की चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे प्रियजनों, दिल्ली पुलिस के जाबाज अधिकारियों, सिपाहियों से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक, तुम सभी को तुम्हारे जीजा जी और दामाद की तरफ से खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। कम्युनिटी पे आप ये चिट्ठी देखिएगा, उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही गंदी भाषा में लिखी हुई चिट्ठी है। तुम लोग नाजायज़ केस लगाकर शरीफ आदमी को बदनाम करते हो, जो कमाने खाने के लायक भी नहीं रहता। शरीफ आदमी शराफत छोड़कर क्राइम करता है और फिर तुम लोग ऐसे ही डैश डैश डैश। तुम लोग मुझे डीसीपी मनीष कुमार अग्रवाल से बात करवाओ, ये चिट्ठी में लिखा है। आगे लिखता है कि मैं एसएचओ होशियार सिंह जी से कहना चाहता हूं कि 20-10-2006 को मिली लाश का ढंग से मुआयना नहीं किया। उसके हाथ पर अमित लिखा था, लेकिन आप लोगों ने अखबार में उसका नाम भी नहीं डलवाया। मैं ये लेटर नहीं लिखता, लेकिन 24 अप्रैल को मैंने मर्डर करके दिल्ली पुलिस को जो तोहफा भेजा था उसमें लेटर नहीं था। बेचारे अखबार वाले परेशान थे कि पुलिस वालों के दामाद और जीजा जी ने अब की बार लेटर क्यों नहीं भेजा। मैंने उन सभी की शिकायतों पर गौर फरमाया। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और दिल्ली पुलिस वालों की माँ बहन डैश 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 रहेगी, वरना मुझे डीसीपी से बात करा दो। सीना तान कर कबूल कर रहा हूँ कि साल में कम से कम 7-8 मर्डर ना करूँ तो मेरा दिमाग पागल हो जाता है। ये उसने लिखा पढ़ी में उसी चिट्ठी में जो लाश के साथ मिली थी उसमें लिख दिया। इतना मर्डर करने वालों के ऊपर 50,000 का इनाम तो रख ही दो, ये फिर लिखा उसने आगे। या फिर ऊपर वालों से कहकर सीसी को ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक की उपाधि दे दो, ताकि इस खेल में मज़ा आए। शरीफ के बारे में अखबार और चैनल में दिखाते हो कि वो जन्मजात पेशेवर क्रिमिनल है। मैं अपने ऊपर इनाम जानने के लिए उत्सुक हूँ। ध्यान रखना कि मेरे काम के लायक इनाम होना चाहिए, वरना मेरी बेइज्जती होगी तो भी मैं तुम्हारी और बेइज्जती करवा दूंगा। ये लेटर अखबार वालों को भी पढ़वा देना, आगे फिर समय पर तोहफा भेजता रहूँगा। तुम लोगों का जीजा जी और दामाद सीसी। अब इतना पढ़ने के बाद एक बार तो जो उसने पुलिस को लिखा, किसी तरह से समय बीतने के साथ वो बात लोगों को भूली, लेकिन चुभ रही थी। और फिर बहुत ज़्यादा चुभने वाली ये बात फिर से, यानी तीसरी लाश उसी तिहाड़ के गेट के सामने। फिर एसीपी हरगोविंद धालीवाल सब अफसरों को उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुंदर सिंह यादव को बहुत लताड़ा। बोले, 1 साल में 3 लाशें तिहाड़ के जेल के गेट पर रखी गईं। किसी का सिर नहीं, 2 के हाथ पैर नहीं, 1 का प्राइवेट पार्ट भी गायब। ये सब कौन कर रहा है? तुम्हारे पास केस सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो सभी का यहाँ से ट्रांसफ़र होना तय है। हड़बड़ाए पुलिस अफसर मीटिंग से निकले। उन्होंने केस की कड़ी से कड़ी को जोड़ना शुरू किया। अब पुलिस वालों के पास हाथ से लिखी हुई 2 चिट्ठी, कटी फटी लाशें, टोकरा, गत्ता, रस्सी और खून से सने हुए अखबार और रंग बिरंगे बच्चों के कपड़े, इतना सामान ही था। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था विवेचना में आगे बढ़ने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ सुंदर सिंह अपने चैम्बर में पहुंचे और पन्ने पलटने लगे। उन्हें याद आया कि 20 अक्टूबर 2006 को पहली डेड बॉडी मिलने के बाद अखबारों में विज्ञापन छपवाया गया था कि तिहाड़ गेट नंबर 3 के पास, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक लावारिस लाश मिली है। उसके हाथ पर अमित नाम का टैटू है, दूसरे हाथ में शिव की तस्वीर और बिच्छू बने हैं। कुछ दिन बाद बिहार से एक फ़ोन भी आया था।
इस शख्स ने कहा कि दरभंगा के लखनऊ थाना इलाके से एक व्यक्ति सालों से गायब है, उसके हाथ पर भी अमित के नाम का टैटू है। सुंदर सिंह उठे, 2 पुलिस वालों को लिया और कहा फौरन चलो, दरभंगा चलना है। एक टीम तुरंत तैयार हो गई। पुलिस टीम दरभंगा पहुंची तो पता चला कि वहां वो केस जो लखनऊ थाने का था वो बंद हो चुका है। जिस शख्स की लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी वो दरभंगा से गायब हुए व्यक्ति की नहीं थी। टीम फिर वापस दिल्ली आ गई। आईओ सुंदर सिंह सोचने लगे, लाश मिलने के बाद फ़ोन करने वाला खुद को उत्तर पूर्वी दिल्ली का बता रहा था। उस इलाके के पुराने बदमाशों की लिस्ट निकाली जाए। सुंदर सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के 35 से ज़्यादा बदमाशों की लिस्ट निकाली और सबको हरिनगर थाने पर बुलवाया। सभी से बारी बारी पूछताछ शुरू हुई। सभी की लोकेशन, कॉल डिटेल, पुलिस रिकॉर्ड और हुलिये के आधार पर उन सभी 35 में से एक व्यक्ति पर शक गहराया और उसका नाम था सतपाल। वो तिहाड़ जेल से सटे सागरपुर का रहने वाला था। आईओ को लगा कि सतपाल ही शायद इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड हो। उन्होंने तुरंत 2 कांस्टेबल भेजकर सतपाल को थाने पर बुलाया। पहले बुला के छोड़ा गया था, फिर उसके बाद सारे लोगों के जितने रिकॉर्ड मिले थे उनको मिलाया गया था। जो घटना हुई थी दोनों, उनकी लोकेशन और बाकी चीज़ें निकाली गई थी। तब सतपाल पे शक हुआ। सतपाल से पूछा आईओ सुंदर सिंह ने कि तुम सच सच बता कि सारे मर्डर तूने ही किए हैं। सतपाल बोला, हुजूर मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, मर्डर मैंने नहीं किया और न करता हूँ। सुंदर सिंह ने पूछा कि 20 अक्टूबर की रात तू कहाँ था? सच बता वरना हड्डी तोड़ दूंगा। सतपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं उस दिन नोएडा में था। मेरे फ़ोन की लोकेशन चेक कर लीजिए, रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, मैं दिल्ली में नहीं था। पुलिस जांच से पता लगा कि मर्डर के दिन वाकई सतपाल नोएडा में ही था और फिर कई दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। आईओ सुंदर यादव ने तुरंत हेड कांस्टेबल रोहिताश, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पहलवान, एएसआई वीरेंद्र त्यागी को बुलाया और कहा कि अब हमें सिलसिलेवार कई एंगल पर इसकी जांच करनी पड़ेगी। वहां पर 4 एंगल निर्धारित किए गए। पहला, लाश टोकरी और फल के गत्ते में फेंकी जा रही है। इसका मतलब कातिल सब्जी मंडी में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। दूसरा, अखबार लिपटा हुआ है हर जो लाश मिली है उस पर, मतलब ये आदमी अखबार का काम भी करने वाला हो सकता है। तीसरा, रस्सी सब्जी की बोरियां बांधने वाली हैं। जितनी भी रस्सियां हर एक में प्रस्तुत जो मिली हैं वो सब्जी की बोरियां बांधने वाली हैं। इसके पीछे सब्जी मंडी में काम करने वाला कोई आदमी भी हो सकता है। चौथा, दोनों चिट्ठी की लिखावट एक जैसी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ बिहार के लोग ही बोलते हैं, इसलिए कातिल बिहार का रहने वाला भी हो सकता है। ये एक एंगल निर्धारित किया कि हम इसी एंगल पे अब काम करेंगे। पुलिस ने सबसे पहले ये पता करना शुरू किया कि इस पैटर्न पे पहले कब कब दिल्ली में मर्डर हुए हैं। सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद पता लगा कि 1998 और 2003 में 2 मर्डर ठीक इसी पैटर्न पर हुए हैं। एक मंगोलपुरी में और दूसरा आदर्श नगर थाने में 2 मुकदमे लिखे हुए हैं। इनमें भी डेड बॉडी के हाथ, पैर और सिर काटे गए थे और धड़ बरामद हुए थे। हेड कांस्टेबल रोहताश ने आदर्श नगर थाने से 98 के केस फाइल से आरोपी की फ़ोटो निकाली। जो आरोपी पकड़ा गया था, जिसे जेल भेजा गया था, उसका नाम था चंद्रकांत झा। अब शायद आप नाम से उसको लोकेट कर पाएंगे। ऐसे फ़ोटो को डोजियर फ़ोटो कहते हैं कि वो शायद जब वो जेल जाने से पहले पुलिस थाने पर रिकॉर्ड रखती है, और दूसरा जिन्हें जेल में खींचा जाता है जेल के रिकॉर्ड के लिए, तो वो डोजियर फ़ोटो थी। पुलिस इस पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को लेकर आज़ाद नगर मंडी के आसपास छानबीन करने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तभी आईओ सुंदर सिंह ने हेड कांस्टेबल रोहितास से कहा कि तिलक नगर में जो टेलीफोन बूथ से मेरे पास फ़ोन आया था, उसका जो बूथ ऑपरेटर था उसने उसे देखा था और ये कहा था कि फ़ोटो देखने पर मैं इसे पहचान सकता हूँ उस दिन कि ये वही आदमी है जो उस दिन फ़ोन करने आया था या दूसरा आदमी है। रोहिताश
टेलीफोन बूथ ऑपरेटर राम बाबू चौरसिया के पास गया, उसे वो फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखते ही ऑपरेटर बोला, हाँ कुछ कुछ इसी तरह दिखता था वो आदमी जो फ़ोन करने आया था। रोहिताश ने तुरंत ये बात आईओ को बताई और पूरी टीम ने मंडी के आसपास के इलाकों में तेजी से छानबीन शुरू कर दी। अनिल, उपेंद्र और दिलीप को मारने वाला कातिल अब तक पता नहीं लगा था, सिर्फ एक फ़ोटो के जो इसी तरह के एक अपराध में पहले पकड़ा गया था। तो पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिरकार कौन ऐसा कर रहा है और लाशों को तिहाड़ के सामने ही क्यों फेंक रहा है। मैंने आपको बताया कि वो उसकी फ़ोटोग्राफ लेके आईओ सुंदर यादव अपनी टीम की आज़ादपुर मंडी के अलग अलग गलियों में भेजा और सबसे बड़ी सब्जी मंडी है एशिया की, आपको पता है। हेड कांस्टेबल रोहिताश, एसआई नरेंद्र पहलवान और एसआई वीरेंद्र त्यागी के हाथ में ब्लैक एंड वाइट धुंधली सी वो फ़ोटो मौजूद थी जो जेल के रिकॉर्ड से मिली थी। हेड कांस्टेबल रोहिताश ने ये फ़ोटो आज़ादपुर मंडी वाले मुखबिर को दिखाई। फ़ोटो देखते ही वो बोला, ऐसा ही एक आदमी पहले मंडी के आसपास रहता था, पल्लेदारी का काम करता था, अब कहाँ है ये नहीं पता। जिस दिन ये दूसरी सूचना फ़ोटो के आधार पर मिली वो तारीख थी 18 मई 2007। एक एक दुकान में पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया। शाम हो गई लेकिन चंद्रकांत झा का कोई पता नहीं चला। तभी एसआई नरेंद्र पहलवान ने एक और आदमी को फ़ोटो दिखाई। उसने फ़ोटो देखते हुए कहा कि सामने जो डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई पड़ रहा है, ये आदमी वहाँ आता जाता है। मैं देखकर इसे अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ। रोहिताश और नरेंद्र पहलवान भागते हुए क्लिनिक की तरफ पहुँच गए। क्लिनिक के भीतर घुस गए। डॉक्टर एक मरीज देख रहा था। थोड़ा रुके और सामने रखी बेंच पे बैठते हुए अपनी जेब से उसकी फ़ोटो उन्होंने रोहिताश ने वो फ़ोटो निकाली और डॉक्टर के सामने रख दी और कहा कि इसे देखा है क्या। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। लड़खड़ाती जुबान से बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, आप लोग बाहर जाइए। तभी डॉक्टर के फ़ोन की घंटी बजी। उसने हड़बड़ा कर फ़ोन उठाया और बोला, हाँ। ये सुनते ही नरेंद्र पहलवान ने उसे जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया और पूछा, उसी का फ़ोन है ना? कांपते हुए डॉक्टर ने कहा, हाँ साहब, उसी का फ़ोन है। आईओ सुंदर सिंह ने रोहिताश से कहा, इसे उठाकर जीप में डालो, थाने पर इससे पूछताछ करेंगे। स्पेशल सेल ने डॉक्टर से पूछताछ शुरू की। एसआई नरेंद्र पहलवान ने पूछा, बता कब से जानता है इसको? डॉक्टर बोला, उसकी पत्नी ममता मुझसे ही इलाज करवाती है, उसके 5 बच्चे हैं। आज 4 बजे उसे क्लिनिक आना था। तब हेड कांस्टेबल रोहताश ने कहा, इसका मतलब तू इसके बारे में सब कुछ जानता है। डॉक्टर बोला कि नहीं साहब, वो मेरे साले के थ्रू मेरे पास आया था और तब से लगातार आ रहा है। मेरा साला उसके बारे में ज़्यादा जानता है। हेड कांस्टेबल ने कहा कि दोनों के फ़ोन नंबर दो, इस आदमी के भी और अपने साले के भी। डॉक्टर ने फ़ौरन चंद्रकांत झा और उसकी पत्नी, यानी वो फ़ोटो जो चंद्रकांत झा की फ़ोटो थी जब वो जेल में बंद हुआ था, उस मर्डर में 98 के मर्डर में, और उसकी पत्नी और उसके साले की, डॉक्टर के साले की, दोनों के नंबर उसको दे दिए गए। नरेंद्र पहलवान ने रोहिताश से कहा कि इसके साले का पता लगाओ और उसे उठा कर ले आओ। थोड़ी देर में ही उसका साला भी स्पेशल सेल आ गया। 19 मई को रोहिताश ने डॉक्टर से कहा, चंद्रकांत को फ़ोन करो, बोलो वो कल 4 बजे क्लिनिक पर क्यों नहीं आया। डॉक्टर ने चंद्रकांत झा को फ़ोन किया। आवाज़ आई कि हाँ, नहीं आया था लेकिन आज आ रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह ने जो सुंदर सिंह थे आईओ, उन्होंने एक ठेला लिया, उस पर केले रखे और केला बेचने वाले का भेष बनाकर, लुंगी और कुर्ता पहनकर वो क्लिनिक के आसपास घूमने लगे। टीम के बाकी लोग भी सिविल ड्रेस में इधर उधर घूम रहे थे। सभी को 4 बजने का इंतज़ार था लेकिन वो नहीं आया। सुंदर सिंह यादव ने थाने में कॉल करके ड्यूटी अफसर से कहा
कि डॉक्टर का साला वहाँ बैठा हुआ है, तुम लोग चंद्रकांत के बारे में और पूछताछ करो। तब ड्यूटी अफसर ने डॉक्टर के साले से कहा कि सच सच बता दे चंद्रकांत क्या करता है। जवाब मिला कि साहब उसके पास इंजन वाली रेहड़ी है, वो उस पर फल के टोकरे, सब्जी का सामान इधर से उधर दुकान तक ले जाता है। सब चौंके कि इंजन वाली रेहड़ी? बोले हाँ साहब, उसके पास इंजन वाली रेहड़ी है। ड्यूटी ऑफिसर ने फौरन आईओ सुरेंद्र यादव को फ़ोन करके बताया कि ये बता रहा है कि चंद्रकांत के पास इंजन वाली रेहड़ी है। सुंदर सिंह ने हेड कांस्टेबल रोहिताश को फ़ोन लगाया और बोले, आसपास देखो, कोई इंजन वाली रेहड़ी किसी के पास हो तो उसकी जानकारी करो। फौरन पूरी की पूरी टीमें इंजन वाली रेहड़ी की तलाश में जुट गईं। कुछ ही देर बाद एसआई नरेंद्र पहलवान को एक आदमी दिखा। उससे उन्होंने पूछा कि कोई इंजन वाली रेहड़ी यहाँ आसपास रखता है। उसने करीब के एक मकान पर इशारा करते हुए कहा कि हाँ, उस वाले घर में इंजन वाली रेहड़ी है। अलीपुर की गुलिया कॉलोनी के उस मकान का नंबर था 592। पास ही एक शिव मंदिर था। रोहिताश और बाकी पुलिस वाले दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर घुसे, देखा करीब 35 साल का सांवला से एक आदमी जमीन पर बैठकर हलवा खा रहा था। सामने 5 बच्चियां बैठी थीं और साथ ही एक महिला भी, शायद ये उसकी पत्नी और बच्चियां थीं। और रोहिताश ने उसे देखते ही एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। गाली देते हुए कहा, तू चंद्रकांत है ना? वो आदमी तमतमाया हुआ बोला, नहीं, मैं तो विकास हूँ। रोहिताश ने 2 थप्पड़ और रसीद कर दिए। इतनी देर में सुंदर सिंह भी भागते हुए आ गए। जब उनको पता लगा कि रेहड़ी वाला, इंजन वाला रेहड़ी भी मिल गया और एक आदमी जो उसी कद काठी का लेकिन अपना नाम विकास बता रहा था वो भी मिल गया, तो सुंदर सिंह आ गए। सुंदर सिंह को देखते हुए वो आदमी, जैसे ही उसने सुंदर सिंह को देखा, वो आदमी बोला, अच्छा तो आप हैं आईओ सुंदर सिंह, सही घर में आए हैं। मैं ही चंद्रकांत झा हूँ। आप बाजी जीत गए और मैं हार गया। आपने मुझे पकड़ लिया। पहले मुझे हलवा खा लेने दीजिए, हलवा खा लूँगा, फिर जहाँ कहेंगे वहाँ चल दूँगा। सारे पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े हो गए और चंद्रकांत हलवा खाता रहा। उसके बाद ठसक से बोला, देखो मुझे कोई मारेगा नहीं, सब बताऊँगा कि मैंने कितने मर्डर किए हैं। सुंदर यादव उसे राजौरी गार्डन के स्पेशल से ले गए। तुमने ये मर्डर किए? रोहिताश का पहला सवाल था। बिना हिचकिचाहट चंद्रकांत झा ने कहा, हाँ, मैंने ही ये सारे मर्डर किए हैं। सुंदर सिंह अपनी डायरी पलटने लगे और चंद्रकांत से पूछा, कितने मर्डर किए? चंद्रकांत ने जवाब दिया, 7। नरेंद्र पहलवान ने कहा कि कब से कर रहा है ये सब? उसने फौरन तपाक से जवाब दिया, 1998 से। रोहिताश ने पूछा, लाश जेल के बाहर क्यों फेंकते थे? बलवीर को तंग करने के लिए, चंद्रकांत झा ने खींचते हुए कहा। सुंदर सिंह ने कहा, कौन बलवीर? चंद्रकांत बोला कि जब मैं तिहाड़ में बंद था तो हवलदार बलवीर सिंह मुझे बहुत तंग करता था। तभी मैंने सोच लिया था कि जब मैं बाहर निकलूँगा तब मैं इसे भी खूब परेशान करूँगा। फिर सुंदर सिंह ने पूछा कि तुम तिहाड़ जेल में कब बंद थे? आईओ सुंदर सिंह के सवाल पर चंद्रकांत अपनी कहानी बताने लगा। उसने बताया कि मैं बिहार के मधेपुरा जिले के घोसाई गांव का रहने वाला हूं। माँ टीचर थे, पापा सरकारी नौकरी में थे, पर मुझसे इन दोनों में से कोई प्यार नहीं करता था। 86 में मैं घर से भागकर दिल्ली आ गया, वहाँ पल्लेदारी का काम करने लगा। फिर आज़ादपुर मंडी में सब्जी की रेहड़ी लगाने लगा। हेड कांस्टेबल रोहताश ने टोकते हुए पूछा कि जब काम मिल गया तब ये सब काम करने की क्या ज़रूरत थी? चंद्रकांत बोला, पुलिस वाले पैसा वसूलते थे। मंडी की एक कमेटी थी, मंगल पंडित उसका अध्यक्ष था। वो हफ्ता वसूलता था पुलिस वालों को देने के लिए। मैंने मना किया तो हमारे साथ कई पुलिस वालों ने मंगल पंडित को हफ्ता देना बंद कर दिया। मंगल चिढ़ गया और एक रोज उससे मारपीट हो गई। मेरे हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था, वो मंगल के हाथ में लग गया। खून देखते ही वो भागा भागा पुलिस के पास पहुंचा, क्योंकि हफ्ता वसूल के वो
पुलिस को ही देता था। सारे पुलिस वाले उसकी आवाभगत में लगे रहते थे। उसने पुलिस से कह के मुझे जेल भिजवा दिया। मुझे तो ठीक है, मुझसे मारपीट हुई थी, मेरी पत्नी को भी जेल भिजवा दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं जिस सेल में था वहाँ बलबीर नाम का हवलदार था। वो बहुत परेशान करता था, पैंट उतरवा देता था, कहता था पैखाना साफ करो, झाड़ू लगाओ। 98 में किसको मारा? सुंदर यादव ने पूछा। उसने कहा मंगल पंडित को, क्योंकि उसी की वजह से मैं बेगुनाह जेल गया था और पत्नी का कोई लेना देना नहीं, उसे भी इन लोगों ने जेल भिजवाया था। चंद्रकांत बोला कि जेल से आने के बाद मैं मंगल से मिला, दोनों में दोस्ती हो गई। फिर मैं गांव चला गया और घर वालों को बिना बताए अपनी एक ज़मीन बेच दी और उसका 1.5 लाख रुपए मुझे मिल गया। दिल्ली आया तो मंगल ने बताया कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने उसे पैसे दे दिए, लेकिन वो पैसा लौटा नहीं रहा था। वही धौंस देता था कि फिर बंद करा दूंगा अगर पैसा मांगा तो। एक रात हैदरपुर बादली वाले कमरे में उसे मैं ले गया, उसे खिलाया पिलाया, फिर हाथ पैर बांध कर बोला, ये पहली गलती है, तुम्हें माफ़ करता हूँ। जल्द पैसे नहीं लौटाए तो फिर दूसरी गलती माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कुछ दिन बाद मैंने फिर उसी कमरे में लाके उसे खिलाया पिलाया, हाथ पैर बांध दिए। गर्दन में नानचक फंसा कर जब खींचा तो गर्दन उसकी उखड़ गई। जब मर गया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके आदर्श नगर थाने के सामने फेंक दिया। पुलिस ने इस केस में मुझे जेल में बंद कर दिया, साथ ही मुठभेड़ की फर्जी धारा भी लगा दी। ऐसे अपराधियों को बंद करने के साथ पुलिस मुठभेड़ की धाराएं इसलिए लगाती है कि कुछ दिन के लिए ये जेल में रहे, इसका बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि टेक्निकलिटी बहुत होती हैं ट्रायल में। हो सकता है इस तरह के या इस मर्डर में वो छूट जाए, तो कम से कम मुठभेड़ की धाराओं में भीतर रहेगा, तो कुछ दिन और उसे जेल में रहना होगा। उसने बताया कि मुठभेड़ वाले केस में मुझे 3 साल की सज़ा हो गई, लेकिन मर्डर वाले केस में मैं बरी हो गया। मैं बार बार कोर्ट से कहता रहा कि मैंने मर्डर किया है, मुठभेड़ में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुठभेड़ का जो मुकदमा लिखा हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मर्डर मैंने किया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उसमें मैं बरी हो गया, लेकिन न तो पुलिस ने और न ही अदालत ने मेरी सुनी। इसलिए बाद में मैंने उपेंद्र को मारकर उसका हाथ कोर्ट के बाहर लटकाया था, क्योंकि इसी कोर्ट ने मेरी एक नहीं सुनी थी और जिस मामले में मैं था ही नहीं उसमें मुझे सज़ा दिला दी 3 साल की। फिर पुलिस ने पूछा कि तुम पहली बार छोड़ते थे फिर उसको मारते थे, ऐसा क्यों करते थे? चंद्रकांत हंसने लगा। उसने कहा कि तुम पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले इतना भी नहीं समझते हो। अगर पहली बार छोड़ देता हूँ ताकि दूसरी बार उसे लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, हाथ पैर बांध कर छोड़ दूंगा। उसे क्या पता कि बस दूसरी बार जब बांधूंगा तो अगले पल उसकी मौत आने वाली है और मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचने वाली है। तिहाड़ के बाहर 2003 में जो लाश थी वो किसकी थी? उसने बताया उमेश की थी। उसे क्यों मारा? आईओ ने पूछा सुरेंद्र ने। वो मंगलवार को भी मटन खाता था। मैंने कई बार मना किया, वो नहीं माना, इसीलिए उसको भी मैंने मोक्ष दे दिया। और किस किस के मर्डर किए? रोहिताश ने उससे फिर थोड़ा चीखते हुए पूछा। चंद्रकांत ने बताना शुरू किया। 98 में मंगल पंडित, 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू को मारा, फिर मंगोलपुरी गंदा नाला के पास बने सुलभ शौचालय के करीब फेंक दिया। उसके बाद अनिल मंडल को 20 अक्टूबर 2006 को मारा, जिसे तुम लोग अमित समझ रहे थे। वो अपराधी था, उसने जानबूझकर अमित नाम का टैटू बनवाया था, जबकि उसका नाम अनिल था। उससे मुझसे 1000 रुपये लिए थे, लेकिन लौटा नहीं रहा था। उल्टे वो मेरी बेटी को उठा ले गया था। ज़्यादा बार पैसा मांगने पर वो मेरी बेटी को उठा ले गया था। मैं उससे 1 साल बाद मिला था। उसी के बाद मैंने उसका नाम फाइल में जोड़ लिया था कि अब ये नहीं छोड़ूंगा। एसआई सुरेंद्र यादव ने पूछा कि 17 मई 7 को जिस लाश को तिहाड़ के बाहर तुमने फेंका था वो कौन था? जवाब मिला कि वो दिलीप की लाश थी। उसका मेरे दोस्त के फ्रेंड से चक्कर था,
इसलिए मारने के बाद उसका गला, हाथ, पैर और गुप्तांग भी काट दिया था। सुंदर ने पूछा कि मंदिर के बाहर क्यों टांग दिया था? चंद्रकांत बोला, अनिल की लाश लेकर जब जा रहा था तो रेहड़ी खराब हो गई थी। मैंने मंदिर के पास खड़ी कर दी थी। उस दिन मैं रेहड़ी बनवाने के लिए गया तो मैकेनिक ने लात मारते हुए कहा था, मंदिर के सामने ही वो मैकेनिक भी था, कि तुम पैसा नहीं देते हो, इसीलिए दूसरा मर्डर किया तो लात को मंदिर के बाहर टांग दिया ताकि आते जाते वो भी देख ले। चिट्ठी क्यों लिखते थे? रोहिताश ने दोनों चिट्ठी दिखाते हुए कहा, जब पुलिस ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया, पत्नी को भी जेल भेज दिया, फिर मैं तुम लोगों को क्यों न परेशान करूं, इसलिए चैलेंज करता था। तिहाड़ के गेट पर दूसरी वाली बॉडी को खोलने के लिए जो आदमी पास में आकर जिसने चाकू दिया था और चाकू से वो काटा था, वो मैं ही था। और तुम्हारे एसएचओ होशियार सिंह ने कहा था कि पुलिस के सामने पेश हो जाओ, तो मैं चाकू लेकर पेश हो गया। कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? और गाली दी वहीं पर उस कस्टडी में और कहा कि मैं सामने था और तुम पकड़ नहीं पाए। फिर पुलिस ने पूछा कि सीसी का क्या मतलब है? तुम हर बार अपनी चिट्ठी के बाद में सीसी ही लिखते थे। हंसते हुए उसने कहा, सीसी का मतलब है चंद्र, चंद्र, चंद्र ही चंद्र, ऐसा उसने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम नानचक में फंसाकर गर्दन कैसे तोड़ते हो? ये पूछा उनको एसीपी हरगोविंद सिंह धालीवाल ने। बेखौफ चंद्रकांत ने कहा, आप कुर्सी पर बैठो, मैं तोड़ कर दिखाता हूँ। चंद्रकांत एसीपी धालीवाल चुप हो गए। चंद्रकांत झा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर आईओ सुंदर सिंह इस सोच में पड़े थे कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, हथियार भी अभी तक नहीं मिले हैं, कोई सबूत भी नहीं है। कल को ये कोर्ट में पलट गया तो बहुत मुश्किल होगी। जो लाशें तिहाड़ के बाहर फेंकी उनके सिर कहाँ हैं? उसने कहा, सिर सब में जमुना जी में फेंकता था। पूछा गया, जमुना जी में ही क्यों फेंकता था? उसने कहा, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए। चंद्रकांत झा को गिरफ्तार हुए 3 दिन हो चुके थे। वो पुलिस कस्टडी में था। 23 मई को आईओ सुंदर सिंह चंद्रकांत झा को लेकर यमुना किनारे पहुंचे। सुबह से शाम तक कीचड़ में खोपड़ी को ढूंढने का प्रयास किया गया। सारे गोताखोर और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको उतारा गया। फिर उसके बाद कांस्टेबल रोहताश, नरेंद्र पहलवान और सुरेंद्र आईओ जो सुंदर सिंह थे, ये खुद भी कपड़ा उतार कर यमुना नदी में उस खोपड़ी को ढूंढने के लिए उतर गए। उसके बाद उन्हें एक खोपड़ी मिल पाई। तब चंद्रकांत ने कहा कि खोपड़ी दिलीप की थी, उसे 18 मई 2007 को मारा था। खोपड़ी में कोई बाल नहीं थे। डीएनए जांच में खोपड़ी उपेंद्र की ही निकली, जिसका मर्डर 25 अप्रैल 2007 को हुआ था। खोपड़ी और लाश के डीएनए मैच कर गए। फॉरेंसिक टीम चंद्रकांत झा के हैदरपुर बादली और अलीपुर वाले मकानों पर पहुंची। दोनों ही मकानों के फर्श पर लगे खून के धब्बे के सैंपल लिए गए। कत्ल में इस्तेमाल नानचक, दरांती और गणासे को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब मामला रोहिणी कोर्ट में ट्रायल पर आया। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर कामिनी ला ने सुनवाई शुरू की। चंद्रकांत झा की तरफ से एडवोकेट दीपक शर्मा पेश हुए। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़े वकील अलग अलग तारीखों पे अलग अलग मुकदमों में उन लोगों ने जिरह करनी शुरू की। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, लॉर्डशिप, ये सन की आदमी है, एक एक करके जाने कितने मर्डर इसने कर दिए। वो खुद कह रहा है कि अगर वो कम से कम साल में 7-8 मर्डर न कर ले तो वो पागल हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2006, 18 मई 2007 की मिली चिट्ठियों से और चिट्ठियों के फिंगरप्रिंट से पता चल रहा है कि ये चिट्ठियाँ इसी ने खुद लिखी थी। इतने इसमें साफ साफ लिखा था कि साल में 7-8 मर्डर न कर लूँ तो इसका दिमाग पागल होने लगता है। जितनी बर्बरता से ये कत्ल करता था वो भयावह है। इसने गरीब मासूम लोगों का कत्ल किया है, ऐसे लोगों का जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, सब्जी मंडी में काम करते थे, रेहड़ी चलाते थे। और फिर वकील ने उसके विरोध में ये तमाम दलीलें दी। मर्डर का तरीका बताया कि बहला फुसलाकर, हर बार मटन खिलाकर और फिर नानचक से गर्दन तोड़कर उसके बाद हत्या करना और उसके बाद लाश को तिहाड़ के सामने फेंक देना।
सिर को एक जगह नदी में फेंक देना, कभी कोर्ट के बाहर, कभी मंदिर के बाहर शरीर के अलग अलग अंग फेंक देना। इतनी बर्बरता कोई इंसान कैसे कर सकता है। खैर, दीपक शर्मा जो बचाव पक्ष के वकील थे, उनको भी जो कुछ कहना था उन्होंने कहा, लेकिन कोर्ट ने उस समय कहा कि पहले इन दोनों चिट्ठियों की फॉरेंसिक जांच कराइए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से। जांच में साबित हुआ कि फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग दोनों ही चंद्रकांत झा के हैं। चिट्ठी पर जो खून के सैंपल मिले, उनका ब्लड ग्रुप इन लाशों से मैच कर गया जिसमें उसने ये चिट्ठी लिखी थी। फिर चंद्रकांत झा के वकील दीपक शर्मा के पास दलील के लिए कुछ बचा नहीं था। कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने कहा कि चंद्रकांत झा एक एक करके बर्बरता से इसने ये सभी कत्ल किए हैं। और फिर उसको जो माननीय जज थी कामिनी लॉ मैडम, उन्होंने उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। प्री प्लान करके वो मर्डर करता था, लाश को ठिकाने लगाता था। 6 साल तक वो पुलिस को चकमा देता रहा और फिर उन्होंने अंत में ये लिखा कि उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक परंपरा सी है कि वो निब को तोड़ देना और कलम को पटक देना या कलम की निब को जोर लगा के टेढ़ा कर देना, उस परंपरा निभाने के पहले उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि चंद्रकांत झा इस पुलिसिया सिस्टम का बनाया हुआ अपराधी है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य है, हमेशा आपके साथ। लेकिन ये सिलसिलेवार हत्याएं हमारी पुलिस व्यवस्था या हमारी पुलिसिया सिस्टम के दूसरे पहलू को नंगा कर रही हैं। यह सोचने और विचारने का समय है कि क्या इस तरह की पुलिस व्यवस्था ने एक चंद्रकांत झा को जन्म दिया, और अगर हमारी पुलिस व्यवस्था इसी तरह चलती रही तो जाने कितने चंद्रकांत और जन्म लेंगे। ये वास्तव में सरकार के लिए एक चेतावनी है, वो लंबे समय से प्रतीक्षित पुलिस सुधारों को लागू करे। फैसला सुनाने के बाद जज साहिबा उठकर चली गईं। कटघरे में चंद्रकांत झा नीचे ज़मीन पर बैठ गया। बाहर उसकी पत्नी और 5 बेटियां दहाड़े मारकर रोने लगीं। खैर, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम आधार बताया कि नहीं साहब, इसमें ये फैसला सुनाने में ये नहीं देखा गया, वो नहीं देखा गया, और उनको उसके अपराध पर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसके अगेंस्ट भी चंद्रकांत झा सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2022 के हाई कोर्ट के उस आदेश को, जिसमें उसे इन हत्याओं के लिए आजीवन कारावास दी गई थी, वही फैसला बरकरार रखा। अक्टूबर 2023 में चंद्रकांत झा को 90 दिन की पैरोल मिली। जैसे मिलती है, कोई मर गया या कोई शादी है, 90 दिन की पैरोल मिली, लेकिन वो बेल जंप कर गया, पैरोल जंप कर गया, वापस सरेंडर करने नहीं आया। लेकिन 2 साल बाद जनवरी 2025 को पुलिस उसे फिर पकड़ लाई और इस समय वो तिहाड़ जेल में ही है। ये पूरा वाकया, वैसे मैंने आपको बताया कि पहले सीरियल किलर्स के एक उसमें मैंने भीड़ में इतना डिटेल मेरे पास नहीं था, लेकिन अब जो अदालत के कागज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के जो बयान हैं, एसीपी सुंदर सिंह यादव जो अब रिटायर हो गए हैं, इंस्पेक्टर रोहिताश, दीपक शर्मा जो बचाव पक्ष के वकील थे, सरकारी वकील, और इन सब लोगों से बातचीत करके इस पूरी घटना को तार मतलब उसका नीरछीर विश्लेषण किया गया। आज की घटना, माननीय जज कामनीला ने फांसी की सज़ा देते हुए, सज़ा तो खैर ठीक है, उसमें अपराध के बारे में बताया गया और फिर सज़ा दे दी गई, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन दिए वो सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रकांत झा पुलिसिया सिस्टम का बनाया हुआ अपराधी है। इसी पुलिसिया सिस्टम ने चंद्रकांत झा जैसे अपराधी को जन्म दिया है, और अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो जाने कितने चंद्रकांत झा पैदा होते रहेंगे, इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत इतना पूरा केस सुनने के बाद, देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जो सुनवाई करते हैं जज साहबान, वो जैसे वो कहते हैं ना कि केस की वो नस नस से वाकिफ़ हो जाते हैं। सुनवाई में, गवाहों में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, चीफ लिखाने में
उन्हें अंदाज लग जाता है कि कौन क्या है, कैसे है, और किस कमी का फ़ायदा, इन्वेस्टिगेशन की किस कमी का फ़ायदा अपराधी के लिए बचाव पक्ष के वकील कर रहे हैं। तो असलियत उन्हीं को पता होती है, बाकी सब तो उन्हीं के कागज़ों पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहसबाजी हुआ करती है। लेकिन असल में अगर कोई अपराध को, अपराधी को, तरीके को, इन्वेस्टिगेशन को, इन सब को अगर कोई जानता है तो ट्रायल करने वाला लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ही होता है। मैं लॉर्डशिप कॉमनी लॉ मैडम से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी पुलिसिया अत्याचार ने जाने कितने अपराधियों को जन्म दिया। आप केवल चंबल के डकैतों पे निगाह डाल लें, केवल और केवल चंबल के डकैतों पे। क्या निर्भय गुजर, क्या फूलन देवी, क्या मान सिंह, आप लाइन से अगर देख लें तो ये सब पुलिसिया अत्याचार के जन्मे हुए डकैत हैं। कभी न कभी इनके साथ अत्याचार हुआ और फिर वो बागी, वहाँ तो कहते हैं साहब बागी हो गए और चंबल में कूद पड़े। ये तो एक जगह की बात मैं बता रहा हूँ, चंबल की। अपने समाज में देख लीजिए कि रस्सी का सांप बना के पुलिस ने, और जैसे वो कहते हैं ना कि ककड़ी चोर को तलवार से मार दिया, और फिर उसका अपराधी बनना तय हो जाता है। तो ये सब पुलिसिया जाति की उपज हैं, और ये बाद में कहीं न कहीं समाज और पुलिस पर कहर बनकर टूटे, और दोनों का नुकसान इन्होंने किया। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सी बातें हुई 34 साल के अपने पुलिस कैरियर में। हर युग, जिस किसी भी अधिकारी का युग आता था, बस वो यही कहता था कि नहीं नहीं अब काफ़ी सुधार हो रहा है, और ऐसा इंतज़ार करते करते 34 साल हो गए। प्रकाश सिंह साहब ने तो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, जिसको कहते हैं, हवन कर दिया। कहाँ कहाँ नहीं लड़े वो। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सभी राज्यों को निर्देश भी रिफॉर्म्स के बारे में दिलवा दिए, लेकिन पुलिस जस की तस है, मजाल है कि सुधर जाए। इसलिए जब तक पुलिस खुद को नहीं सुधारेगी और अपनी दी गई शक्तियों का दुरुपयोग बंद नहीं करेगी, तो ऐसे अपराधी समाज में जन्म लेते रहेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।